हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें हम एक महान व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक लिखना, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देखो, हम इनके बारे में जो चर्चा करेंगे तो जानेंगे सबसे पहले इनका सामान्य जीवन परिचय, फिर उसके बाद जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं लिखी गई हैं, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है, इनके द्वारा स्थापित कॉलेज और संगठनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, ये याद रखना कि राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता। इन्होंने ही भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत करी थी। पुनर्जागरण जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। पुनर्जागरण का सामान्य अर्थ क्या था? पुनः जागरण, यानी दोबारा से जागना। अर्थात जो भी समाज और धर्म में कुरीतियां या बुराइयां आ गई थी, उनको दूर करने का प्रयास किसने करा था? भारत में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने। और भारत में जो पुनर्जागरण प्रेरित था वो यूरोपियन पुनर्जागरण से प्रेरित था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके सामान्य जीवन परिचय को। एक हम एजेंडा तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार पढ़ेंगे इनको, ठीक है? किस प्रकार इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ध्यान देना, हम जानेंगे इनके जीवन परिचय, फिर हम चर्चा करेंगे जो इनके टाइटल, उपनाम है, क्योंकि सवाल यहां से जरूर आता है उपनामों से। जो इनके उपनाम या उपाधियां हैं उनसे एग्जाम में सवाल आता। फिर इनके द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं चलाई गई हैं, पत्र या पत्रिका प्रकाशित की गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर देखेंगे इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के बारे में, पुस्तक कौन कौन सी लिखी है इनके द्वारा, ठीक है? और यहीं पर जानेंगे हम इनके द्वारा जो स्थापित सभा या संस्थाएं हैं, सभा या संस्था, ठीक है, इनको जानेंगे। तो इस प्रकार हम इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे और बाद में हम देखेंगे इनकी मृत्यु कहां पर हुई, क्योंकि इनकी मृत्यु से भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। इस कहानी को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, देखते हैं हम इसमें इनका जीवन परिचय में जन्म। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1774 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बंगाल में एक जिला हुगली, हुगली के राधानगर गांव में। तो लिख सकते हो बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये किससे संबंधित है? बंगाल राज्य से, ठीक है? ये गोत्र से बनर्जी थे। गोत्र क्या थी इनकी? बनर्जी। दूसरा जो इनके बारे में याद रखना है हमको, सबसे पहले इनकी विचारधारा याद रखनी है हमको। विचारधारा, क्योंकि विचारधारा से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैंने आपको बताया कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने। जो भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास भारत में सर्वप्रथम किसने करा? राजा राममोहन राय ने। तो सबसे पहले याद रखना इनके बारे में, ये आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ये एग्जाम में पूछा जाता। तो विचारधारा में पहला पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, पहला पॉइंट ये याद रखना। यानी प्रमोट करते थे कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा,
एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर एक है, यानी ये बहुदेववाद, यानी बहुईश्वरवाद या बहुदेववाद के क्या थे, विरोधी थे। तो एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इसी के ऊपर एक पुस्तक है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, तूफात उल मुवाहिदीन, जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट टू मोनोथिज्म भी बोलते हैं। इसको आगे आप चर्चा करेंगे जब पुस्तक वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, डायरेक्टली सवाल आता है एग्जाम में कि राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा, इसको आधुनिक शिक्षा ही बोल सकते हो, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। यानी ये शिक्षा में पाश्चात्य मॉडल, जो पश्चिमी देशों का मॉडल है, उसके समर्थक थे, ऐसा ही बोल सकते हैं। दूसरा एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तीसरा विधवा विवाह के समर्थक थे, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके भी समर्थक थे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये याद रखना, मूर्ति पूजा, जातिवाद, सती प्रथा, यानी समाज में जितनी ये कुरीतियां थी, मूर्ति पूजा, जातिवाद, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड, बाल विवाह यानी कम उम्र में बच्चियों की जो शादी कर दी जाती थी, बहुविवाह, ये दिखाई दे रही होंगी आपको सब, ये सब समाज की क्या है, समाज और धर्म से जुड़ी कुरीतियां हैं। तो इन सब के विरोधी थे, के प्रबल विरोधी। तो ये पॉइंट भी आपको इनके बारे में याद रखना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से जो राजा राममोहन राय थे किसके समर्थक थे या किसके विरोधी थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आता। या कभी कभी इनके जो प्रमुख संगठन था ब्रह्म समाज, उसकी विचारधारा भी यही रहेगी। ठीक है, उसमें भी हमको यही देखना पड़ेगा कि ये जो विचारधारा राजा राममोहन राय की है, तो उनके द्वारा जो स्थापित संगठन है उसी की विचारधारा भी ये है। तो ये सभी पॉइंट आपको किसमें याद रखने, राजा राममोहन राय के विचारधारा के बारे में। एकेश्वरवाद को मानते थे, इसका मतलब बहुदेववाद के विरोधी थे। क्या थे, बहुदेववाद के विरोधी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो हमने अभी तक इनके जन्म के बारे में जाना और इनकी विचारधारा को जाना। अब हम देखेंगे इनके प्रमुख टाइटल, उपनाम जो थे, वहीं से सवाल आता, तो इसको नोट करें पहले, फिर हम चर्चा करेंगे उनका टाइटल पर। इनकी नोट करें। देखो, क्योंकि हिंदू धर्म में पुनर्जागरण हेतु पुनर्जागरण कराने का श्रेय किसको दिया जाता, इनको ही, राजा राममोहन राय को। क्योंकि इन्होंने ये स्टार्ट बंगाल से किया था, तो इनको बंगाल में भी पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक बोला जाता। तो कम से कम 10 इनके टाइटल या उपनाम है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इनका उपनाम जो आपको याद रखना है, नंबर 1 भारतीय पुनर्जागरण रेनेसा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनेसा, यानी दोबारा से जागना, यानी जागृत होना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में हमारे समाज और धर्म में अनेक कुरीतियां आ गई थी, तो उनको दूर करके मानव दोबारा से जागा। ठीक है, उनको दूर किया और दोबारा से जागा। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत
अग्रदूत या जनक, किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को। इसी की भाषा को घुमा सकता है कि भारतीय जागृति का जनक। ये यूपीपीसीएस में पूछा एक बार। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता है वो, भारतीय जागृति। तो इसका भी यही मतलब है, जागृति का जनक। तो आंसर क्या रहेगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। दूसरा इनका टाइटल, भारत के साथ साथ इनको बंगाल में भी, क्योंकि बंगाल से स्टार्टिंग की थी इन्होंने, बंगाल में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का जनक इन्हीं को बोला जाता। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता। तीसरा टाइटल जो इनको याद रखना है इनके बारे में, इनको सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहकर संबोधित करा था, युगदूत। तो पूछा जाता है युगदूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक टाइटल इनका युगदूत। और किसने कहा था यह भी याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बोस ने, इंपॉर्टेंट है ये भी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। जो चौथा इनका टाइटल आपको याद रखना, इनको भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता। भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का श्रेय भी इनको प्राप्त है। तो इन्हीं को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। यह भी इनका एक टाइटल है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। नेक्स्ट जो नाम इनका आपको याद रखना है, इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी बोला जाता। ये प्रमुख पत्र लिखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत, प्रज्ञा का चांद आदि इनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इनको भारतीय पत्रकारिता, पत्रकारिता का जनक भी बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। इनको अतीत एवं भविष्य के बीच का सेतु कहा जाता है, जोड़ने वाला, यानी पुल। अतीत एवं भविष्य के बीच का सेतु, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि अतीत एवं भविष्य के बीच का सेतु किसको कहा जाता? राजा राम मोहन राय को। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको भारतीय क्षितिज का सबसे चमकदार तारा कहा है। क्या कहा है? भारतीय क्षितिज का सबसे चमकदार तारा। तो यह भी आपको याद रखना, भारतीय क्षितिज का सबसे चमकदार तारा। और ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनका एक नाम, एक उपनाम हमको जो देखने को मिलता, वो मिलता इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता। प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। देखो, अब तक हम इनके 8 नामों को पढ़ चुके हैं, जिसमें इनको बंगाल में पुनर्जागरण का जनक, भारत में पुनर्जागरण का जनक या भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत में पत्रकारिता का जनक, भारतीय क्षितिज का सबसे चमकदार तारा। उसी में हमने देखा इनको युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनको राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर द्वितीय ने। तो एक नाम इनका भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। और एक और याद रखना, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता। आधुनिक भारत का निर्माता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। तो ये 8, 9 या 10 के करीब इनके क्या हुए? टाइटल हुए, उपनाम हुए, जिनसे सवाल आता है एग्जाम में। अब हम इनके द्वारा जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं उनको जानेंगे। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा, पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन किसने करा? राजा राम मोहन राय ने। इसमें
हमको 3 इनके समाचार पत्र याद रखने हैं। पहला जो याद रखना है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, संवाद कौमुदी। और इसकी भाषा भी पूछी जाती है, ये बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में। और कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार साप्ताहिक पत्र था ये। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। संवाद कौमुदी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पत्र है। दूसरा याद रखना है इनको, इनके बारे में, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार की भाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मिरातुल अखबार ये फारसी में था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। क्योंकि देखो ये अनेक भाषाओं, लगभग 12 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनको हम जानेंगे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिब्रू, बंगाली, विभिन्न भाषाओं की जानकारी थी इनको। तो मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था और यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक। तीसरा जो समाचार पत्र याद रखना आपको, बंगदूत। बंगदूत ये बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा। तो 3 समाचार पत्र इनके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत। जो इनकी पुस्तक याद रखनी है हमको, पुस्तक, तो पहली पुस्तक जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तूफात। तूफात उल मुवाहिद्दीन, मुवाहिद्दीन, तूफात उल मुवाहिद्दीन। और ये फारसी भाषा में है। कौन सी भाषा में? फारसी में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। इसका जो मतलब बैठता है इंग्लिश में, हम अगर इसको देखें, इंग्लिश नाम से भी आ जाती है, वैसे तो मूल रूप से फारसी में लिखी हुई थी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। गिफ्ट, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, थिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, यानी इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनोथिज्म। और ये हिंदी में इसका मतलब बैठता एकेश्वर, एकेश्वरवादियों को उपहार। तो ये किसी भी नाम से आ जाती है। इसके लेखक हैं कौन? राजा राम मोहन राय। दूसरी पुस्तक जो आपको याद रखनी है इनकी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने ईसाई मिशनरियों की आलोचना करी है। इस पुस्तक में इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, ईश्वर एक है, एक ईश्वर के अस्तित्व को माना, तूफात उल मुवाहिद्दीन में। दूसरी पुस्तक प्रीसेप्टस, सेप्टस ऑफ जीसस, ऑफ जीसस, ठीक है। इसको बोलेंगे ईसा के नीति वचन, नीति वचन। इसमें इन्होंने ईसाई मिशनरियों की आलोचना करी है, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित प्रमुख पुस्तक हैं। तीसरी एक और याद रख लेना, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, ये भी एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। देखो साथ ही साथ इनके बारे में याद रखना है आपको कि ये माना जाता 12 भाषाओं के विद्वान थे। कितने? लगभग 12 भाषाओं के, जिसमें वे फारसी जानते थे, बंगाली, हिंदी, अरबी, संस्कृत, हिब्रू आदि आदि भाषाओं के ज्ञाता, भाषाओं के ज्ञाता थे, ठीक है। तो इस पुस्तक, इस स्लाइड में हमने किसको देखा? 2 इनके उपनामों को देखा, इनके द्वारा जो समाचार पत्र चलाए गए उनको देखा, और प्रमुख पुस्तकों को देखा। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इनके योगदान के बारे में।
या इनके जो स्थापित संस्था हैं, तो नोट करें। ध्यान देना, अब हम इनके द्वारा स्थापित दो प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला इसमें रहेगा, पहला संगठन। देखो पहली बात तो याद रखना आप कि ये 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान एज ए क्लर्क के रूप में काम करते थे। तो ब्रिटिश यानी सरकारी नौकरी पर थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी में दीवान के पद पर कार्य करते थे, दीवान थे। फिर इन्होंने नौकरी अपनी छोड़ दी और इनका ध्यान समाज सुधार की तरफ चला गया। तो इन्होंने एक संस्था सबसे पहले स्थापित करी 1814-15 ईस्वी में, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इसी आत्मीय सभा से आगे चलकर एक संगठन निकल कर आएगा, ब्रह्म समाज। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ब्रह्म समाज की पूर्ववर्ती संस्था थी, ऐसे भी याद रख लेना, ब्रह्म समाज की पूर्ववर्ती संस्था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, 1828 में कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। कहां पर करी? कलकत्ता में। किस वर्ष करी? 1828 ईस्वी में। जो विचारधारा मैंने आपको बताई राजा राम मोहन राय की, यह संगठन उसी प्रकार कार्य करता था। मूर्ति पूजा, जातिवाद, छुआछूत, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सबका क्या था? ये विरोधी था। ठीक है, सबका क्या था? विरोधी। तो लिख सकते हैं मूर्ति पूजा, जातिवाद, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, इनका क्या था? ये विरोधी, विरोधी था। और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। ठीक है, अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाएगा इनकी मृत्यु के बाद। एक शाखा आदि ब्रह्म समाज, देखो क्या हुआ था, इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की कमान आ गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में। दूसरे जो प्रमुख एक व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, तो वो ब्रह्म समाज को चला रहे थे। तो उन दोनों में मनमुटाव हो गया विचारधारा को लेकर, क्योंकि बताया जाता है केशव चंद्र सेन ने अपनी एक नाबालिग पुत्री की शादी एक बुजुर्ग राजा से कर दी थी, और जो इस संस्था के क्या था? विरोध में था, यानी विचारधारा के विपरीत जाकर कार्य करा। तो उसके बाद ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया। तो एक आदि ब्रह्म समाज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके जो संस्थापक थे इसको हम साधारण ब्रह्म समाज भी बोलते हैं, ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर। और एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक शाखा कौन सी बनी?
भारतीय ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। चंद्र सेन। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। एक पॉइंट देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखना कि इन्होंने एक सभा बनाई थी, तत्वबोधिनी सभा। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। नोट करके लिख लेना अलग से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टॉपिक से अलग हट गया थोड़ा, फिर भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जाना इनके द्वारा स्थापित संगठनों के बारे में, जिसमें दो संगठन याद रखने, एक आत्मीय सभा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता, और दूसरा ब्रह्म समाज। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करें। अब हम जानेंगे इनके द्वारा दो प्रमुख कॉलेज स्थापित करे गए राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए परीक्षा में कई बार। तो सबसे पहला याद रखना, जो पहला कॉलेज इन्होंने खोला, हिंदू कॉलेज। एक इनका योगदान क्या है? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। और ये कहां पर खोला इन्होंने? 1817 में कलकत्ता में, कलकत्ता की स्थापना की। स्थापना। और ये पूछा जाता किसके साथ मिलकर की? तो एक अंग्रेज था, डेविड हेयर। डेविड हेयर के साथ मिलकर, के साथ मिलकर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षा में आया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने करी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के साथ मिलकर। दूसरा कॉलेज वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज ये 1825 में कलकत्ता में स्थापित करा, कलकत्ता में। तो दोनों कॉलेज आपको याद रखने हैं। किसके? राजा राम मोहन राय के। देखो, बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने भाई, सगे भाई जगमोहन की पत्नी अलका मंजरी को सती होते हुए आंखों से देखा था। सती होते हुए देखा प्रत्यक्ष रूप से। तो ये सती प्रथा के क्या थे? प्रबल विरोधी बन गए थे। तो ये इनके जीवन की एक घटना थी। भाई का नाम क्या था? जगमोहन। जगमोहन। और भाभी थी इनकी, जिनको सती कर दिया था, अलका मंजरी। तो भाई की मृत्यु के बाद ये क्या हो गई थी? सती हो गई थी। सती हो गई, यानी सती प्रथा का शिकार हुई। तो उसके बाद इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने करा? सती मतलब जब यानी किसकी पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसकी साथ ही चिता में जलना पड़ता था, या तो राजी से वरना गैर राजी से। तो ये हिंदू धर्म में एक प्रमुख कुरीति थी, बुराई थी। तो इसी में याद रखना 1829 में, 29 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन वायसराय, भारतीय वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक के साथ मिलकर कानून की धारा 17, धारा 17 XV, ये रोमन में भी याद कर लेना, 17 बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया।
या गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखने, बेंटिक ने करा था वैसे तो, और सहयोग किसका था? राजा राममोहन राय का। सती प्रथा का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने करा? अगर वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो यहीं से क्वेश्चन याद रखना कि ये वायसराय नाम तो आया था 1857 क्रांति के बाद, ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन याद रखना कि सबसे पहले सती प्रथा 1829 में कलकत्ता में बैन हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। और पूछा जाए कि बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1829 में हो गई थी, 1830 में बंबई प्रेसिडेंसी व मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये भी पॉइंट आप याद रख लेना इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं में। देखो बताया जाता है कि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा। तो किसने भेजा? मुगल शासक अकबर द्वितीय। ये उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था जो अकबर द्वितीय सेकंड द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने हेतु इंग्लैंड भेजा। किसके दरबार में? राजा कौन था? ब्रिटेन का सम्राट कौन था? इंग्लैंड का सम्राट? इंग्लैंड का सम्राट था, पूछा जाता है एग्जाम में, विलियम चतुर्थ, चौथे नंबर के, ठीक है। इनके दरबार में भेजा और इन्हें राजा की भी उपाधि देकर भेजा, ताकि सम्मान से देखें इनको, राजा की उपाधि दी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उपाधि दी। तो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को। बताया जाता है क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मीट और मदिरा का सेवन करना पड़ता। तो इन्होंने मीट मदिरा कुछ ऐसा लिया नहीं, माइनस में टेम्परेचर था, तो इनको मस्तिष्क ज्वर बुखार आ गया। और 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में, एक जगह है इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर, इंपोर्टेंट है याद रखना, वहीं पर इनकी समाधि या कब्र है, ब्रिस्टल में। कहां पर है? इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, किसके बारे में? राजा राममोहन राय के बारे में। तो देखो आज की क्लास में हमने जाना था राजा राममोहन राय के बारे में। बंगाल में पैदा हुए, इंग्लैंड में जाकर मृत्यु हुई, उसके बीच की जो घटनाएं थी, कौन से प्रमुख संगठन बनाए, कौन सी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं चलाई, पुस्तक कौन सी थी प्रसिद्ध, या सती प्रथा के उन्मूलन में क्या योगदान रहा, और इनके निकनेम, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी है। अब आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा इसको अच्छे से तैयार करना टॉपिक को, और इसका लाभ लेना, ठीक है, परीक्षा में। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।